सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सृजनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र बीए फर्स्ट ईयर का यह टॉपिक है। आज से हम यह शुरू कर रहे हैं और एक एक वीडियो के माध्यम से पूरे इस सिलेबस को कवर किया जाएगा। CBLU यूनिवर्सिटी ने यह पेपर जो है नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत लगाया है। तो आज का ज़्यादा समय न लेकर आपका टॉपिक शुरू करते हैं। सृजनात्मक लेखन, अर्थ, स्वरूप और महत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि सृजनात्मकता रचनात्मकता होती है। किसी भी सृजनात्मकता का अर्थ व स्वरूप, जैसा आप जानते हो, सृजनात्मकता को हम रचनात्मकता भी कहते हैं। किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान निकालने, कुछ नया रचने, नए नए आविष्कार करने या उन्हें पुनर्सर्जित करने की प्रक्रिया को ही हम सृजनात्मकता या रचनात्मकता कहते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। सृजनात्मकता के संदर्भ में व्यक्ति क्षमता और प्रशिक्षण का आनुपातिक संबंध है। काव्य शास्त्र में सृजनात्मकता को प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का सह संबंध भी कहा जाता है। जैसा कि आप सब देखते होंगे कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पेड़ पर पत्तों का झड़ना हो या हरे पत्तों का आना हो, कोई भी प्रकृति में कोई भी घटना आप लगा सकते हो। कुछ भी नया हो रहा है, जैसे मनुष्य बंदर से लेकर के किस प्रकार आज तक की अवस्था तक पहुंचा है। गुफाओं में रहता था, गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र अंकित हैं वो भोपाल के पास भीमबेटका नाम की प्राचीन जो गुफाएं हैं वो इसका जीता जागता सबूत है। दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज़ें मनुष्य ने बनाई है। रोटी का गोल होना या तवे पर उसको फुलाना, ये सब सृजन है। सृजनात्मकता सभी कलाओं की प्राथमिक प्रेरणा होती है। इसको हम जो इसकी नया नया सब कुछ सीखने की प्रवृत्ति है वही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के विभिन्न रूप होते हैं। अगर हम सृजनात्मकता की बात करें तो दो चार कभी हम साहित्यकारों, चित्रकारों और फिल्मकारों का ही नाम लेते हैं, लेकिन जो घर में काम कर रहे हैं उनकी भी अपनी ही रचनात्मकता होती है। दिमाग में जो पहली बार एक विचार आता है वह सृजनात्मकता का एक चिन्ह है। जाने माने व्यक्तियों के बारे में ही हम कह नहीं सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि सृजनात्मकता एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलना नहीं है। मशीनी कामकाज करना वो भी सृजनात्मकता नहीं है। रोज कुछ नया करने की ललक जो हृदय के अंदर होती है वही सृजनात्मकता है। अब जैसा कि आप सब पहचान चुके होंगे कि सृजनात्मकता है क्या। सृजनात्मकता, भाषा में सृजनात्मकता की बात अगर करते हैं तो भाषा में सृजनात्मक लेखन के मुख्य, पहले मैं भाषा में सृजनात्मकता की बात करूंगी कि जिस प्रकार से भाषा में लोकगीत होते हैं, गीत होते हैं, हम बोल करके, लिख करके भाषा को आकर्षक बना सकते हैं। कहानी, कविताएं लिखना बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भिन्न होता है। डायरी लेखन, आत्मकथा, संस्मरण लिखना, ये भी अन्य लेखन से भिन्न होता है। भाषा को जानना ही सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। उसमें भाषा में निपुण होना, उसका व्यवहार करना और भाषा में कुछ नयापन करना जरूरी होता है। सृजनात्मकता का अर्थ यहाँ कुछ नया करना और नए तरीके से प्रस्तुत करना है। यहाँ नई बात को सबसे अच्छे शब्द में और सबसे अच्छे क्रम में रखना ही सृजनात्मकता है। जैसे निराला की एक प्रमुख पंक्ति है, फूटे हैं आमों के बीर बोर, वन वन टूटे हैं।
या फिर पत्तों में लदी डाल कहीं हरी और कहीं लाल। आप देखते हो निराला ने जो है किस प्रकार से डालों से लदी हुई पत्तों को कहीं लाल और कहीं हरा उन्होंने बता दिया है। जैसे आपने प्रेमचंद की कहानियाँ ईद गाह में आपने कुछ अंश उसके पढ़े होंगे। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने अपनी बात को कह दिया है। कोई बनावटीपन नहीं, यह भी अपने आप में सृजनात्मक यानी सृजन करना है। सच तो जो का तो कह देना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है। भाषा का व्यवहार अलग अलग विधाओं में अलग अलग स्थानों पर और ज़रूरत के अनुसार बदलता रहता है। यही भाषायिक सृजनात्मकता कही जा सकती है। सृजन के अनेक क्षेत्र हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मोटे तौर पर हम इसको समझने की दृष्टि से 3 क्षेत्रों की बात यहाँ कर सकते हैं: साहित्य, मीडिया और अनुवाद। साहित्य में 2 तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, गद्य और पद्य। प्रत्येक साहित्यकार अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग माध्यम चुनता है। अलग उसकी शैली होती है, उसका अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण होता है। साहित्य में इसीलिए विविधता आती रहती है, अनेक विधाएं जन्म लेती हैं। और जैसा मैं कह रही हूँ 2 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, पद्य और गद्य। पद्य में भी आगे इसके कुछ हिस्से होते हैं कि जो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी, पद्य के 2 चंपू काव्य, प्रबंध और मुक्तक। चंपू काव्य वो होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल होते हैं। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें 7-8 अध्यायों में बटा होता है और शैली की दृष्टि से, अलंकारों की दृष्टि से उसे बांधने की कोशिश की जाती है। प्रबंध काव्य में भी कि अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो यहाँ 7-8 अध्याय होने जरूरी हैं। इसके अलावा 7-8 अध्याय या सर्ग या आप इसको खंड कह सकते हो। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें श्रृंगार, वीर रस या शांत रस भी होना जरूरी होता है। जैसे प्रबंध काव्य का मैं रामचरितमानस जो है एक प्रबंध काव्य है, उदाहरण आपको दूं। मुक्तक काव्य जिसमें कभी भी कोई शैली की दृष्टि से बंधन नहीं होते हैं, इसमें लयबद्ध होने का गुण होता है। गीति काव्य इसके अंतर्गत आते हैं। गद्य की अगर बात करें, ये तो पद्य की बात है, गद्य की अगर बात करें तो गद्य विचार प्रधान लेखन है। मन की मुक्तावस्था की वाणी विधान प्रमुख इसमें होता है। इसमें विविध रूप होते हैं, विविध विधाएं होती हैं, जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार, डायरी लेखन, पत्र लेखन, शोध पत्र, आलेख, फिल्मी साहित्य, मीडिया, पत्रकारिता, ये सभी जो है गद्य विधाओं में होते हैं। आइए इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है मीडिया है। मीडिया के अंतर्गत भी मीडिया लेखन जो है न केवल पूरी दुनिया को जोड़ता है, बल्कि पूरी दुनिया को रचने में भी मीडिया की बहुत अधिक भूमिका है। हर तुरंत प्रभाव वाले आपके हर शब्द उस समाज की दिशा तय कर देता है। जनसंचार के ये साधन जितना सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उतना ही नकारात्मक प्रभाव भी ये डाल सकते हैं। मीडिया लेखन का दायित्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जहाँ तथ्यों को सीधे सीधे बिना किसी घुमाव के प्रस्तुत करना ही सृजनात्मकता है। मीडिया यानी संचार के विविध माध्यम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया,
हम देखते रहते हैं कि आजकल जो प्रिंट मीडिया है, पत्र पत्रिकाएं, ई पत्रिकाएं हमारे सामने हैं। संचार के माध्यम, शैक्षणिक संचार के साधन, जो शिक्षा जो है वो इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही है। ऑडियो वीडियो से संबंधित ऑडियो वीडियो बना करके शिक्षा, जिसका एक उदाहरण जो मैं बना रही हूँ ये भी आपके सामने है। साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी ब्लॉग लिख लिख कर अपने संवादों को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। साहित्यिक ब्लॉग से आज अपनी अभिव्यक्ति को खुला कैनवास तो मिला ही है, संचार क्रांति ने साहित्यिक लेखन में नई सृजनात्मकता को भी भर दिया है। रचनात्मक लेखन के मुख्य क्षेत्र साहित्य और संचार बन गए हैं। रेडियो, टेलीविज़न इसका बहुत बड़ा साधन है। भारत सरकार ने एजुसेट नाम का उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया है, जो विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा में लाभ पहुंचा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरनेट, ब्लॉग, वेब पत्रिका, टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया में बहुत सारी पत्रिकाएं इस संबंध में इस रचनात्मकता को बढ़ाती रहती हैं। जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, हास्य व्यंग्य, कपिल शर्मा शो देखते हैं, ये सभी रचनात्मकता के कारण ही संभव हो पाया है। तीसरा जो मुख्य क्षेत्र है वो अनुवाद का है। हर भाषा में रचना होती है, उसका तरीका लगभग एक सा ही होता है। उस भाषा में प्रेम, लगाव और गहरी पहचान अलग से होती है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला भाषा में रचना की है। अनुवाद के क्षेत्र में दो भाषाओं का होना अनिवार्य है, एक लक्ष्य भाषा और दूसरी स्रोत भाषा, यानी स्रोत भाषा। स्रोत भाषा जैसे मैं हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरण कर रही हूँ, तो स्रोत भाषा मेरी हिंदी होगी और इंग्लिश जो है लक्ष्य भाषा होगी। दोनों भाषाओं का आना किसी भी अनुवादक के लिए ज़रूरी है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा है, और उसी का जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि तोर डाक सकुने कऊ न आसे, तबे अकेला चलो रे, अकेला चलो रे, अकेला चलो रे। अगर मैं इसका हिंदी में रूपांतरण करूं कि तेरी आवाज़ पे कोई ना आए, तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला रे, चल अकेला रे। ये इसका हिंदी अनुवाद है। अनुवाद के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। सृजनात्मक लेखन का क्षेत्र में साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न माध्यम हैं, और समय के अनुसार जो है अनुवाद और अनुवादक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सृजनात्मक लेखन के महत्व पर अब विचार करते हैं। जैसे लेखन सबसे पहले कलाकार की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, उसके व्यक्तित्व की छाप जो है सृजनात्मक लेखन से दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम प्रेमचंद और प्रसाद को ले लेते हैं। दोनों की शैलियों में बहुत विभिन्नताएं हैं। प्रेमचंद ने जहाँ सामाजिक यथार्थ की बात की है, वहीं प्रसाद की कहानियों में हमें आंतरिक द्वंद्व का चित्रण मिला है। इसी भिन्नता के कारण प्रेमचंद ने पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन जैसी कहानियाँ लिखी हैं, जबकि प्रसाद ने पुरस्कार और आकाशद्वीप जैसी कहानियाँ लिखी हैं। इसी को हम सृजनात्मकता कह रहे हैं। दोनों एक ही समय के हैं, एक ही वातावरण उनका रहा है, लेकिन इन दोनों की अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति करने की शैली अलग रही है। सृजनात्मक लेखन किसी न किसी समाज के सकारात्मक यानी किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तित्व की छाप हमें दिखाता है, उसके आदर्श और मूल्यों के बारे में हमें बताता है, जीवन को जीवंत दिखाने का तरीका हमें सिखाता है। लेखन के साथ कितना वो जीवन और अपने लेखन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, यह सब भी सृजनात्मक लेखन के कारण ही संभव हो पाता है। सीधे साधे या उपदेश देने वाले, प्रचार करने वाले साहित्य को इतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है, जिसमें आदर्श और मूल्यों पर स्थापित स्थापनाओं से हमें यह मिल पाता है। उम्मीद करती हूँ मैं सृजनात्मक लेखन आपको क्लियर हो चुका होगा। बने रहिए। कुछ ना समझ आए
तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले भूमिका बनाएंगे, सृजनात्मकता है क्या उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप तीनों क्षेत्रों का जिक्र करेंगे जिसमें साहित्य, मीडिया और अनुवाद शामिल हैं। उसके बाद हम सृजनात्मक लेखन के महत्व के बारे में बताएंगे। जैसे मैं पॉइंट आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले अभिव्यक्ति का माध्यम है, दूसरा ये व्यक्तित्व की छाप इसमें दिखाई देती है, तीसरा जीवन के संबंधों के बारे में पता चलता है, समाज और व्यक्ति के संबंधों के बारे में पता चलता है, अपने अनुभवों को समाज के सामने प्रस्तुतिकरण दे सकता है। सृजनात्मक लेखन से आपकी सोच, आप सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव समाज पर छोड़ सकते हैं। आदर्श और मूल्यों की स्थापना आप कर सकते हैं। जीवन का के साथ तादात्म्यकरण आप कर सकते हैं। जितना आपके श्वासों की धड़कन आपको सुनाई देती है उतना ही आप सृजनात्मक लेखन से जुड़ सकते हैं। लिखना जो है आपके आत्म अभिव्यक्ति के साथ साथ आपके सामाजिक जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद।